तो चाइल्ड हो, चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, लेकिन वो हिंदू है अगर, और या फिर उसका पालन पोषण हिंदू के हिसाब से हुआ, या बुद्धिस्ट, जैन, जो भी, और दूसरे मैंने बताया आपको कि सिख भी इंक्लूड है, जैन भी इंक्लूड है, बुद्धिस्ट भी इंक्लूड है, तो वेदर द चाइल्ड इज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, इफ ही इज कवर्ड अंडर हिंदू, ही इज कॉल्ड एज हिंदू, तो ये जो एक्ट है वो उस पर भी अप्लाई होगा। देखो अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 क्या बात करता है? डेफिनेशंस बताता है। क्या बताता है? सबसे पहले बता रहा है कि कस्टम एंड यूजेस क्या है। जो भी रूल्स बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, कॉन्टीन्यूस हैं, बिल्कुल सेम हैं, और लोग उनको एक कानून की तरह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, पब्लिक ने उन रूल्स को एक्सेप्ट कर रखा है, और प्लस जो रूल्स हैं वो रीजनेबल है, मतलब उनका कुछ कारण है, और हमारा जो करंट जो है, जो पब्लिक है, वो पूरी तरीके से उसको मानती है, और बिना किसी और लॉस के साथ उसके डिस्प्यूट हुए बिना ये अच्छी तरीके से यूज़ किया जा रहा है जो लॉ, उसी को हम कस्टम्स कहते हैं। देखो मैं अगर अपनी उसमें बताऊं तो जैसे पुराने तरीके जो होते हैं, जैसे कि आज हम बोलते हैं कि रीति रिवाज, ठीक है, कि हमारे यहाँ रीति रिवाज हैं। क्या रीति रिवाज है? जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि दुल्हन लाल जोड़ा पहनती है, और 7 फेरे होते हैं शादी में, तो ये सब हमारी सेरेमनीज और रीति रिवाज में कवर्ड होते हैं, जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 में आपको डिफाइन की गई है। अब हम बात कर लेते हैं एक और डेफिनेशन की, वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? आप किसको बोलोगे कि हाँ ये मेंटेनेंस है? देखो मेंटेनेंस में इंक्लूड होता है फूड, क्लोथ, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, अनमैरिड डॉटर की शादी वगैरह का एक्सपेंस भी मेंटेनेंस में इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इन्हें मेंटेनेंस देना पड़ेगा फॉर सम रीजंस, कुछ ऐसा केस वगैरह हुआ है और मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं उस मेंटेनेंस वर्ड के अंदर। इसी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। अब हम बात करते हैं माइनर। माइनर को कैसे डिफाइन किया गया है? जो भी चाइल्ड जो है वो 18 साल से कम उम्र का है, वो माइनर में आ गया, इंक्लूड होता है, ठीक है। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 वही बात कहता है कि कोई भी ऐसा रूल या कोई भी ऐसा टेक्स्ट या कोई भी ऐसा कस्टम, यूसेज या लॉ जो कि इस एक्ट के आने से कुछ टाइम पहले ही बने थे और वो इससे रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट है, तो वो ऑलरेडी इनइफेक्टिव हो जाएंगे, उनका कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5 कहता है इस एक्ट के आने के बाद जो भी अडॉप्शन हुआ है वो इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, अदरवाइज वो वॉइड माने जाएंगे, वैलिड नहीं माने जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वैलिड अडॉप्शन में क्या होना चाहिए। इस सेक्शन में बात करते हुए आप एक टर्म पे ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटी, कि बार बार एक वर्ड यूज़ हो रहा है कैपेसिटी कैपेसिटी, उसको हम आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। देखो सेक्शन 6 का पहला पॉइंट क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो बंदा अडॉप्शन ले रहा है, जो बंदा अडॉप्शन ले रहा है वो जो है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए उसको अडॉप्शन में लेने की, और प्लस उसके पास राइट्स भी होने चाहिए कि वो अडॉप्शन में ले सके किसी भी चाइल्ड को। तो क्या चीज़ें दो बोली उसने? कैपेसिटी और राइट जो है वो इंक्लूड होना चाहिए जब कोई बंदा किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट सेक्शन 6 का क्या कहता है कि जो बंदा अडॉप्शन में दे रहा है उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सके। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी ये आगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जिसको भी अडॉप्ट किया जा रहा है वो भी कैपेबल होना चाहिए अडॉप्शन में देने के लिए। इनकेपेबल को अगर आप अडॉप्शन में दे रहे हो तो वो वैलिड नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि अडॉप्शन का जो तरीका है वो सेम यही कह रहा है कि एक्ट के अकॉर्डिंग ही हो। तो जो मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि आप कैपेसिटी वर्ड पे ध्यान दें, तो कैपेसिटी का मतलब क्या है? जैसे कि अगर कोई मेल है और वो अडॉप्शन कर रहा है तो इसके अंदर कुछ ग्राउंड्स या कुछ चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, जैसे कि वो जो मेल है उसका ऑलरेडी, अगर वो अनमैरिड है या फिर वो बंदा जो है वो डिवोर्सी है तो उसके लिए अलग कंडीशंस होंगी अडॉप्शन के लिए, और अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो उसमें अलग कंडीशंस है। तो ये कैपेसिटी वर्ड जो है उसी चीज़ को डिफाइन करता है।
सी अगर हम बात करें इससे आगे तो सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 इन्हीं टर्म्स को जो है और इनसे रिलेटेड रूल्स को और राइट्स को आगे एक्सप्लेन करता है। जैसे कि अभी ये आगे सेक्शन 6 जो है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं आपको शॉर्ट में सेक्शन 6 बताऊँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, तो जो देने वाला है बच्चे को उससे भी राइट्स होने चाहिए, मतलब उसे हक होना चाहिए बच्चे को अडॉप्शन में देने का, लेने वाले को भी हक होना चाहिए अडॉप्शन में लेने का, और जो चाइल्ड अडॉप्शन में जा रहा है वो भी पूरी तरीके से कैपेबल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि कोई पेरेंट्स है जिनको कोई चाचा ताऊ वगैरह है या कोई और आउटसाइडर है, उसे हक ही नहीं है बच्चे को अडॉप्शन में देने का, और वो किसी ऐसे क्रिमिनल टाइप बंदे को या कोई जो ऑलरेडी जिसकी पूरी फुल फैमिली है, अच्छा खासे बच्चे हैं, उसके पूरा परिवार है, उसके घर में ऑलरेडी चाइल्ड है उसके खुद के भी, ऐसे बंदे को वो अडॉप्शन दे रहा है बिना कि दोनों ही पार्टीज के पास इस वक्त कोई राइट्स नहीं है। और जो बच्चा जा रहा है अडॉप्शन के लिए इनके थ्रू, ये लोग जो आपस में दे रहे हैं, वो बच्चा भी कैपेबल नहीं है। हम कैसे बोलेंगे कैपेबल नहीं है बच्चा? अगर बच्चा जो है वो खुद हिंदू ही नहीं है, या फिर बच्चा जो है वो 15 साल से बड़ा है। देखो 15 साल से बड़ा बच्चा भी जा सकता है अडॉप्शन में, लेकिन तब जब हमारे कस्टम्स अलाउड करते हैं, कस्टम और यूजेस अलाउड करते हैं। तो आगे के सेक्शन भी मैंने आपको हिंट दे दिया है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे आगे सेक्शन 7, 8, 9 और 10 की।